चिंता की बात तो है, पर ऐसी नहीं कि शांति सुमन के मामा के साथ मिलकर मुझ पर बमबारी शुरू कर दे। मेरी निगाहें तो कुमार पर जमी है। फंस गया तो ठीक है, वैसे मैंने तो क्या अलग ही सपना देखा था, शायद वह पूरा होने वाला नहीं। कल शाम पुणे से सुमन के मामा आए थे। अक्सर व्यापार के संबंध में मुंबई आते रहते हैं। व्यापार का काम खत्म कर वह घर अवश्य पहुंचते हैं। आजकल उनको बस एक ही चिंता सताती रहती है, शांति सुमन 26 पार कर गई है, कब तक इसे घर में बिठाए रहेंगे। सुमन के मामा चाय खत्म करके चालू हो गए। वही पुराना राग, सुमन घर में नहीं बैठती है, वह आकाशवाणी में काम करती है। मामा जी, मैं भी मजाक में सुमन के मामा को मामा जी कहकर संबोधित किया करता था। जीजा जी, आप तो समझदार हैं। 25-26 पार करते ही लड़की के रूप यौवन में ढलान शुरू हो जाता है। उसके अंदर हीन भावना घर करने लगती है। मेरे ख्याल से तो मामा जी अपनी इकलौती लड़की को ये रास्ता चलने को देंगे की मूर्खता है। नहीं करूँगा, मैंने थोड़े गंभीर स्वर में कहा। आप स्वयं देख रहे हैं, हम हाथ पर हाथ रखे तो बैठे नहीं हैं। जीजा जी, जरा अपने स्तर को थोड़ा नीचे करो। आप तो सुमन के लिए ऐसा लड़का चाहते हैं जो शारीरिक स्तर पर फिल्मी हीरो, मानसिक स्तर पर प्रकट पंडित तथा आर्थिक स्तर पर टाटा बाटा हो। भूल जाएंगे, ऐसे लड़के नहीं मिलते। किसी को आप मोटा कहकर, किसी को गरीब खानदान का बताकर, किसी को मनबुद्धि करार देकर स्वीकार कर लेते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मामा जी उत्तेजित हो गए। मैं क्या चाहता हूँ? पल भर को मैं चुप हो अपने बिखरे सपने समेट कुछ कहना ही चाहता था कि मामा जी ने कहा, धारा प्रवाह भाषा शुरू कर दिया। 3-4 रिश्ते मैंने बताए, तुम्हें एक भी पसंद नहीं आया। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अभी तुम लड़कों को स्वीकार कर रहे हो, बाद में लड़के सुमन को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। तब देखना, तुम आज की लापरवाही के लिए पछताओगे। मामा जी, मैं तो ये ही मजाक कर रहा था। सच कहूँ, मैंने सुमन को इस दीपावली तक निकालने का पक्का फैसला कर लिया है। कब इम्पोर्ट कर रहे हो? एक अदद दामाद, मामा जी ने व्यंग कसा। इम्पोर्ट नहीं, देसी है। दफ्तर में मेरे नीचे काम करता है, बड़ा स्मार्ट और कुशाग्र बुद्धि वाला है। लगता तो किसी अच्छे परिवार का है कंप्यूटर इंजीनियर पर आ गया है, प्रशासकीय सेवा में कहता रहता है। मैं तो इस सेवा में त्यागपत्र देकर अमेरिका चला जाऊंगा। मैंने रहस्य उद्घाटन कर दिया। शांति और मामा जी की आंखों में चमक आ गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी तंद्रा टूट गई। मैं घर नहीं, दफ्तर के कमरे में अकेला बैठा था। दरवाजा खुला। सुखद आश्चर्य मैं जिसकी कल्पना में खोया हुआ था, वो अंदर दाखिल हो रहा था। मैं उमंग और उल्लास में भर कर बोला, आओ कुमार, तुम्हारी बड़ी उम्र है। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम आ गए। कुमार मुस्कुराया, कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हुक्म कीजिए सर, कैसे याद कर रहे थे? मैंने सोचा घुमा फिरा कर कहने की अपेक्षा सीधा वार करना ठीक रहेगा। मैंने संक्षेप में अपनी इच्छा कुमार के समक्ष व्यक्त कर दी। कुमार फिर मुस्कुराया और अंग्रेजी में बोला, साहब, मैं केवल बल्लेबाज ही नहीं हूँ, मैंने रन भी बटोरे हैं। 1 शतक अपने खाते में है। साहब, मैं चकरा गया, आकाश से पाताल में लुढ़क गया।
वो कुमार अविवाहित नहीं विवाहित है, उसकी शादी ही नहीं हुई है, एक बच्चा भी हो गया है। क्रिकेट की भाषा की शालीनता की ओर में उसने मेरी महत्वाकांक्षा की धज्जियां उड़ा दी। मैं अपने टूटे सपने की त्रासदी को शायद झेल नहीं पाया, वह उजागर हो गई। साहब, लगता है आप अपनी बेटी की शादी के बारे में चिंतित हैं। अगर कहें तो कहते कहते कुमार रुक गया। अब कहने के लिए बचा ही क्या है। मैं मोह भंग विषाद ग्रस्त का बैठा रहा। साहब, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता विदेश में कार्य कर रहे एक इंजीनियर से करना पसंद करेंगे? कुमार के स्वर में संकोच था। अंधा क्या चाहे दो आंखें। कुमार की बात सुन मैं हतभर रह गया। तत्काल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सका। साहब, कुछ लोग अपनी बेटियों को विदेश भेजने से कतराते हैं, पर आज के जेठ युग में दूरी का क्या महत्व। आप कनाडा से दिल्ली, मैसूर से दिल्ली की अपेक्षा जल्दी पहुंच सकते हैं। करेंगे, मैंने कहा। मेरा अभिवादन कर कुमार चला गया। तत्पश्चात मैंने तुरंत शांति से फोन पर संपर्क किया, उसे यह खुशखबरी सुनाई। शाम को शानदार पार्टी के आयोजन के संबंध में आदेश दिया। हांगकांग से मंगवाए टी सेट को निकालने की सलाह दी। शाम को वे दोनों ठीक समय पर घर पहुंच गए। हम तीनों अर्थात मैं, शांति और सुमन नरेश को देख मंत्रमुग्ध रह गए। मूंगिया रंग का शानदार सफारी सूट पहने वह कैसा सुदर्शन लग रहा था। लंबा कद, छरहरा शरीर, रूखे किंतु कलात्मक रूप से सेट बाल, नारियल की आकृति वाला तीखे नाक नक्शा, युवक चेहरा, लंबी सूती नाक और सबसे बड़ा आकर्षण थी उसकी कोलम बीच के हल्के नीले रंग के सागर जल सी आंखें। बातों का सैलाब उमड़ उठा। चाय नाश्ते का दौर चल रहा था। नरेंद्र बेहद बातूनी था। वह कनाडा के किस्से सुना रहा था, साथ ही साथ वह सुमन से कई अंतरंग प्रश्न भी पूछ रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि नरेश ने सुमन को पसंद कर लिया। नापसंदी का कोई आधार भी तो नहीं है। सुमन सुंदर है, कॉन्वेंट में पढ़ी है, आजकल के सलीके उसे आते हैं, कार्यशील है। उसका पिता एक सरकारी वैज्ञानिक संगठन में उच्च प्रशासकीय अधिकारी है। फिर और क्या चाहिए उसे। लगभग 8 बजे शांति ने विवेकशीलता का परिचय देते हुए कहा, नरेश बेटे, अब तो खाने का समय हो चला है। रात के खाने के लिए रुक सको तो हमें खुशी होगी। नहीं माँ जी, आज तो नहीं, फिर कभी सही। आज करीब 9 बजे एक और सज्जन होटल में मिलने आ रहे हैं। नरेश ने शांत स्वर में कहा। क्या इसी सिलसिले में? शांति ने घबरा कर पूछा। हाँ माँ जी, मेरी समझ में नहीं आता, इस देश में विदेश में बड़े लड़कों की इतनी ललक क्यों है। जिसे देखो वही भाग रहा है हमारे पीछे। झोंक की तरह चिपक जाते हैं लोग। हम लोगों के चेहरे उतर गए। तत्काल नरेश संभल गया। क्षमा याचना करते हुए बोला, माफ कीजिएगा, आप लोगों का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर आप लोग तो उनमें से हैं भी नहीं। वह तो कुमार ने आपको मजबूर कर दिया, वरना आप कब सुमन जी को साथ समुद्र पार भेजने वाले थे। हम सहज हो गए, परंतु शांति के अंतर्मन में कोई चोर भावना सिर उठा रही थी। शायद वह नरेश को
अधिकांश मुंबई फिल्मों का यह बेशकीमती हीरा समझ रही थी, जिसे हर तस्कर चुरा कर भाग जाना चाहता था। व्यावहारिकता का तकाजा था वह, इसलिए जैसे ही नरेश जाने के लिए उठा, शांति ने फटाक से सीधा प्रश्न उछाल दिया, बेटा सुमन पसंद आई? उन्हें तो कोई मूर्ख ही ना पसंद करेगा, नरेश ने तत्काल उत्तर दिया। सुमन लाज से लाल हो गई। वह सीधी अपने कमरे में गई और औंधी लेट गई। फिर तो बेटे मुंह पे मीठा करो, वह कह कर शांति ने खाने की मेज से रसगुल्ला उठाया और नरेश के मुंह में ठूस दिया। घर में बसंती उत्साह का माहौल छा गया। कुमार के चेहरे पर चमक थी, नरेश के मुंह पर संतोष, और हम दोनों के मुंह दोपहर की तेज धूप से चमक रहे थे। अब आगे कैसे चलना है? तुम तो शायद सिर्फ 3 सप्ताह के लिए ही आए हो, मैंने पूछा। अब जब लड़की मिल गई तो मैं 2-3 हफ्ते के लिए अपनी छुट्टी बढ़वा लूँगा। हनीमून मैं कनाडा की जगह कश्मीर में मनाना पसंद करूंगा। एक बात और, पिताजी, शादी एकदम शादी व्यर्थ का 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा, ना ही आप कोई दहेज खरीदेंगे। कनाडा में अपना खुद का सुसज्जित मकान है, घरेलू उपकरण खरीदना बेकार है। एक छोटी सी पार्टी दे दे, बस पंडित जी से मुहूर्त निकलवा ले। अभी नहीं माँ जी, हम दोनों अभिभूत थे। नरेश ने हमें माँ और पिताजी कहकर पुकारना शुरू कर दिया था, किंतु उसकी अंतिम बात ने हमें चौंका दिया। क्यों बेटे, मैं कल बेंगलोर जा रहा हूँ, जरा अपने चाचा चाची से भी पूछ लूँ। सब औपचारिकता है, बड़े हैं, उन्हीं ने पाला पोसा है, वो यह सब जानकर खुश होंगे। ठीक है, और वे दोनों चले गए, पीछे छोड़ गए महान उपस्थिति की भीनी भीनी सुगंध। सुमन अपने कमरे से निकली। पहली बार उसके मुंह से एक रहस्योद्घाटन हुआ। जब शांति ने सुमन से नरेश के बारे में उसकी राय जाननी चाही तो उसने अपने मन की गांठ खोल दी। सुमन और एक नवयुवक कुसुमाकर का प्रेम चल रहा था। कुसुमाकर लेखक था, वह रेडियो के लिए नाटक तथा गीत लिखता था। इसी बंधन में वह सुमन के समीप आ गया। सुमन ने तो मन ही मन उससे विवाह करने का फैसला भी कर लिया था, पर अब नरेश को देख उसने अपना विचार बदल लिया। उसने शांति के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया, नरेश जैसे सागर के सामने कुसुमाकर तो गांव के गंदे पानी की तलैया जैसा है। नरेश तैमूर से लौट आया। उसने घर आकर यह खुशखबरी सुनाई कि उसके चाचा चाची इस संबंध से सहमत है। शांति ने शानदार खाना बनाया, नरेश ने डटकर खाया। शादी की तारीख के बारे में बात चली तो नरेश बोला, कुमार से सलाह करके। शांति ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, उसे छोड़ो, बिचौलियों का रोल लड़के को लड़की पसंद आने तक होता है, उसके बाद तो दोनों पक्षों को सीधा बात करनी चाहिए, मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं। नरेश हंस पड़ा। मैं शांति के विवेक का लोहा मान गया। थोड़े से विचार विस्पर के बाद 20 अक्टूबर की तिथि तय हो गई। सुबह कोर्ट में शादी, दोपहर को एक होटल में दोनों पक्षों के चुनिंदा व्यक्तियों का भोजन। बस हमें क्या आपत्ति होनी थी। तीसरे दिन नरेश का फोन आया। उसने अपने हनीमून मनाने और कनाडा वापस जाने का कार्यक्रम निश्चित कर लिया था।
उसने बड़ी दबी आवाज से 50,000 रुपये की मांग की। कश्मीर का खर्चा, कनाडा जाने के 2 टिकट और उसके चाचा चाची तथा उनके बच्चों के लिए कपड़े और उपहार, इन 3 मर्दों पर इतने रुपये तो खर्च हो ही जाने थे। मैं थोड़ा सा झिझका तो उसने तत्काल मेरी शंका का निवारण करते हुए कहा, पिताजी, निश्चित नहीं था कि इस ट्रिप में मामला पट जाएगा, इसलिए ज्यादा पैसा लेकर नहीं चला। कनाडा पहुंचते ही आपको 50,000 की विदेशी मुद्रा भेज दूंगा। उससे आप कार, स्कूटर या घर कुछ भी बुक करा लेना। ठीक है बेटे, मैंने कह दिया। फोन बंद करके मैंने यह समस्या शांति के सामने रखी तो वह तत्काल बोली, तुरंत दो उसे 50,000 रुपये। वह विदेशी मुद्रा न भी भेजो तो क्या है, किसी हिंदुस्तानी लड़के से शादी करते तो इतना तो नगद दहेज में देना पड़ता। दावत, कपड़े, जेवर और अन्य उपहारों पर अलग खर्चा होता। इससे सस्ता सौदा और कहाँ मिलेगा। मैंने दफ्तर में भविष्य निधि से रुपये निकाले और तीसरे दिन ताजमहल होटल के उस कमरे में नरेश से मिला और उसे 50,000 रुपये दे दिए। उसके बाद मैंने एक 5 सितारा होटल में 100 व्यक्तियों का दोपहर का भोजन बुक करा लिया। निमंत्रण पत्र भी छपने दे दिया। सुमन और शांति शादी के लिए थोड़ी साड़ियाँ और जेवर खरीदने में जुड़ गई। बेटी को कुछ तो देना ही था। लगभग 10 अक्टूबर की बात है। नरेश का फोन आया कि वह 3 दिन के लिए किसी आवश्यक काम से दिल्ली जा रहा है। लौटकर वह भी सुमन के साथ खरीदारी करेगा। सुमन ने नरेश को मुंबई हवाई अड्डे पर दिल्ली जाने के लिए विदा किया। 2 महीने बीत गए, नरेश नहीं लौटा है। 20 अक्टूबर कभी की बीत गए हैं। निमंत्रण पत्र छप गए थे, किंतु सौभाग्यवश ने उन्हें विस्मित नहीं किया था। मैंने ताज होटल से पता किया, नरेश नाम का कोई व्यक्ति वहां ठहरा ही नहीं था। फिर उसने किसके कमरे में बुलाकर मुझसे 50,000 रुपये लिए। एक रहस्य ही बना रहा। मैंने कुमार को बुलाया, उसे सारा किस्सा सुनाया तो उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं कह नहीं सकता मेरे मित्र ने आपके साथ ये धोखा क्यों किया, लेकिन आप लोगों ने एक ही मीटिंग के बाद मेरा पत्ता साफ कर दिया। उसे रुपये देने से पहले मुझसे पूछा तो होता। अब मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मुझे एक बात पता चली है, उसके चाचा चाची कब के मर चुके हैं। समझ में नहीं आया यह सब कैसे हो गया। मेरे सिर से विदेशी दामाद का भूत उतर चुका है। मैं यह समझ गया हूँ कि आज के पढ़े लिखे किंतु बेरोजगार नवयुवक हम लोगों की इस कमजोरी का खूब फायदा उठा रहे हैं। आज तक तो यही सुनते थे कि विदेशी दामाद लड़की को ले जाकर कोई न कोई विश्वासघात करते हैं, पर नरेश ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। रही सुमन, सर्वप्रथम आघात को आत्मसात करने में उसे कुछ दिन लगे। बाद में शांति के माध्यम से मुझे पता चला कि वह और कुसुमकार फिर से मिलने लगे हैं। अगर वे दोनों विवाह करने के लिए सहमत हो तो मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।